digital dawn, we rise and shine. AI, your sun high, we're learning's divine. Algorithms and codes in Hindi we convey, lighting up minds in the most innovative way. AI, your sun high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. AIS on high, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. Oh, 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 oh. आज की वीडियो में हम लोग LSTM के बारे में बात करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि RNN के ऊपर आखिर में LSTM का यूज क्यों किया जाता है, LSTM में कौन सी गेटिंग मैकेनिज्म का यूज होता है, कौन से एक्टिवेशन फंक्शन का यूज होता है, किस तरीके से सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, क्यों हम लोग हाइपरबोलिक 10 एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, और भी अन्य बातें जो हम लोग LSTM से आज सीखेंगे, जो हम लोग सिर्फ थ्योरी में पढ़ते आए हुए हैं, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जो हम लोग कहीं पे वीडियो देख लिया, कहीं सुनते आए हुए हैं, उन चीज़ों को आज हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्व करवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि बैकएंड में कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, गेटिंग मैकेनिज्म का यूज क्यों हो रहा है, आखिर में RNN को बीट करके LSTM का यूज क्यों किया जा रहा है, किस तरीके से यह सीक्वेंस को याद कर रहा है, किस तरीके से यह लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी को याद करने के लिए यूज किया जा रहा है, किस तरीके से यह शॉर्ट टर्म मेमोरी को मेंटेन करता है। तो ये इन सभी चीजों का सलूशन आज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है, इस पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। कंसिडर ए लॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क डिजाइन फॉर प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट नंबर इन ए सीक्वेंस। तो इतना क्वेश्चन से आपको पता ये लग गया होगा कि हम लोग सीक्वेंशियल रिलेटेड टास्क में अगर हमें कोई अगला नंबर प्रेडिक्ट करना हो सीक्वेंस में, या फिर टाइम से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन करना हो, या फिर हमें कुछ ऑडियो रिलेटेड अगर प्रेडिक्शन करना हो, ऑडियो रिलेटेड अगर कुछ काम करना हो, तो वहाँ पे हम लोग स्पीच रिलेटेड अगर कुछ रिकॉग्निशन करना हो, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड कुछ काम करना हो, तो वहाँ पे हम लोग LSTM का यूज करते हैं। यानी जहाँ भी सीक्वेंस रहेगा, जहाँ भी सीक्वेंस में डेटा रहेंगे, वहाँ पे हम लोग LSTM का यूज कर सकते हैं। ठीक है। द LSTM हैज द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ डेटा है वो क्या है, इनपुट सीक्वेंस, इच सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम स्टेप्स। ठीक है, अगर सीक्वेंस रहेगा तो टाइम स्टेप्स तो रहेगा ही, RNN में भी हमने देखा था, वहां पे भी टाइम स्टेप्स दिया हुआ था। तो इनपुट सीक्वेंस में क्या है, ईच सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम स्टेप्स। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 LSTM लेयर विथ 1 यूनिट, ये दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया हुआ है, 1 फुल्ली कनेक्टेड लेयर विथ 1 न्यूरॉन फॉर प्रेडिक्शंस। ठीक है, एक फुली कनेक्टेड लेयर है जिसमें एक न्यूरॉन है प्रेडिक्शन के लिए। ये हमारे पास इनपुट डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें करना क्या है, गिवन द इनपुट सीक्वेंस सो बिलो एंड रैंडमली इनिशियलाइज वेट्स फॉर द LSTM एंड फुली कनेक्टेड लेयर, कंप्यूट द आउटपुट प्रेडिक्शन फॉर द गिवन इनपुट सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास इनपुट सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए LSTM का यूज करते हैं, सीक्वेंस का प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग RNN का भी यूज करते हैं। लेकिन RNN में गलती एक ये हो जाती है, RNN की एक कमी ये हो जाती है कि ये लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी को याद नहीं रख पाता है, लंबे समय की चीजों को याद नहीं रख पाता है, और इसीलिए हमने LSTM का यूज हम लोग करते हैं। यह लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों के लिए फायदेमंद होता है, इसीलिए हम लोग LSTM का यूज करते हैं। और इसको ट्रेंड करना सिंपल होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल RNN। ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया हम लोगों का, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कुछ याद कुछ पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो डेटा दिया हुआ है, इनपुट सीक्वेंस में 3 टाइम स्टेप्स दिए हुए हैं। टाइम स्टेप्स 1 में 2, टाइम स्टेप्स 2 में 3, टाइम स्टेप्स 3 में 4। ये हमारा इनपुट टाइम सीक्वेंस में टाइम स्टेप्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब वेट फॉर द LSTM लेयर, हमारे LSTM लेयर का वेट्स दिया हुआ है। वेट मैट्रिक्स एंड बायस वेक्टर फॉर द फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट। दोस्तों अगर हम लोग कहेंगे LSTM मतलब लॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो उसका अगर हम लोग ब्रेन कहेंगे ना, करता धरता, तो यही जो है गेटिंग मैकेनिज्म जो है, फॉरगेट गेट हो गया, इनपुट गेट हो गया, आउटपुट गेट हो गया एंड सेल स्टेट, यही हमारे उसके करता धरता हैं। ठीक है।
एलएसटीएम के। फॉरगेट गेट क्या करता है, कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको तो जाने देता है, जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है उसको फॉरगेट कर देता है। इनपुट गेट मतलब जो जरूरी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द हिडन स्टेप्स एंड फ्रॉम द इनपुट स्टेप्स, जो भी हमारी जरूरी इंफॉर्मेशन है उनको सेल स्टेट तक पहुंचाता है। और आउटपुट गेट में हमारा जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसी को ही सिर्फ एज ए आउटपुट उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट, ये बैकबोन है हमारे एलएसटीएम के लिए। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं, ये टर्म होते हैं, ये गेटिंग मैकेनिज्म आरएनएन में नहीं यूज होता है, इसीलिए वह मात खा जाता है। इसलिए आरएनएन बुढ़ा हो गया है और एलएसटीएम जवान है। जो बुढ़ा हो जाता है दोस्तों, उसका मेमोरी जो है उस पर असर पड़ने लगता है, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ करके ये जवान लोगों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, फॉरगेट गेट है, इनपुट गेट है, आउटपुट गेट है एंड सेल स्टेट है। तो अब हम लोग देखते हैं इनका वेट क्या दिया हुआ है। तो फॉरगेट गेट को अगर देखें तो इसका वेट है ये 0.1 0.2 और बायस फंक्शन है 0.3। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट गेट का भी दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। इनपुट गेट का है वेट 0.2 0.3 एंड बायस है 0.1। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट गेट का है, वेट है WO मतलब आउटपुट, UO मतलब आउटपुट। ठीक है, 0.2 0.3 और बायस ऑफ आउटपुट इज 0.1। सेल स्टेट का क्या है 0.2 0.1 एंड 0.3। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा दोस्तों दिए हुए हैं। ठीक है ना, एंड वेट फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर, इसमें फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी है आउटपुट के लिए। तो वेट मैट्रिक्स एंड बायस वेक्टर फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर वो क्या है, वेट ऑफ फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज इक्वल टू 0.2 एंड बायस ऑफ फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज 0.1। ठीक है, अब हमें इन सब डेटा के आधार पर करना क्या है, यूज द एलएसटीएम इक्वेशन एंड कैलकुलेशन टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा सीक्वेंस में, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें इन सब इनपुट्स का यूज करना है। और इन्हीं सब में कैलकुलेट करने में भी ही हम लोग सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे, हाइपरबोलिक टैन एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों ये जो हमारे तीनों गेट है ना, इनपुट गेट, आउटपुट गेट और फॉरगेट गेट एंड सेल स्टेट, ये सभी सिग्माइड फंक्शन है। सिग्माइड फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगर हमारी वैल्यू 0 है तो फॉरगेट गेट उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इनपुट गेट भी का भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, आउटपुट गेट का भी रहता है और सेल स्टेट का वैल्यू भी इसी तरीके से रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट गेट होता है वहां पे हमारा हाइपरबोलिक टैन एंड सिग्मॉइड दोनों फंक्शन यहाँ पे हमें लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग कैसे इनका यूज करेंगे आने वाले कैलकुलेशन में हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके पहले जो हमारे तीनों गेट थे उनके वेट और बायसेस क्या हैं ये हमने असाइन कर दिया, और साथ ही साथ हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर का वेट एंड बायसेस क्या है उसको भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है ना, अब हमारा टास्क क्या है कि दिए गए सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, यूजिंग एलएसटीएम। ठीक है, और हमने देखा एलएसटीएम इज मोर पावरफुल देन ट्रेडिशनल आरएनएन। क्यों, क्योंकि यह लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, एलएसटीएम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे हमें सिक्वेंशियल डेटा का प्रेडिक्शन करना हो, जहां पे हमें स्पीच का प्रेडिक्शन करना हो, जहां पे हमें लैंग्वेज का प्रेडिक्शन करना हो, लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर हम लोग एलएसटीएम का यूज करते हैं, और टाइम सीरीज के अंदर हम लोग एलएसटीएम का यूज करते हैं। मतलब जहां पे भी कुछ डिपेंडेंसी हमें नजर आती है वहां पे हम लोग एलएसटीएम का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए इतना मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको, और इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स सॉल्व द इट स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एलएसटीएम इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। अब चलिए पहला स्टेप क्या है, टारगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि यही ब्रेन है और इन्हीं के ऊपर ही हमारा सारा का सारा दारोमदार टिका हुआ है। सारा का सारा दारोमदार हमारा किस पे टिका हुआ है, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, टारगेट गेट एंड सेल स्टेट पे। ठीक है ना, लेट्स सॉल्व द स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एलएसटीएम इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। स्टेप 1 क्या है, टारगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट का कैलकुलेट करना। तो चलिए हमारा टाइम स्टेप दिया हुआ है, हमारे पास 3 टाइम स्टेप्स हैं गिवन द इनपुट सीक्वेंस, टाइम स्टेप 1, टाइम स्टेप 2 एंड टाइम स्टेप 3। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द टारगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट वैल्यू फॉर ईच टाइम स्टेप यूजिंग द गिवन वेट। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट गेट है, हमारा इनपुट गेट है, हमारा आउटपुट गेट है, हमारा सेल स्टेट है, सबका वेट भी दिया हुआ है और सबका हमारा बायसेस भी दिए हुए हैं। तो दिए गए टाइम स्टेप्स के आधार पर और दिए गए वेट्स के आधार पर हम लोग टारगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट के अंदर जो वैल्यू होते हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल स्टेट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट द सेल स्टेट वैल्यू
फॉर ईच टाइम स्टेप यूजिंग द फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड सेल स्टेट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट का प्रेडिक्शन भी हम लोग करेंगे। कैलकुलेट द आउटपुट प्रेडिक्शन फॉर द लास्ट टाइम स्टेप यूजिंग आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट। क्योंकि हमारा आउटपुट प्रेडिक्शन करना है, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट वाला गेट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट ही लगेगा। यहाँ पे इनपुट और फॉरगेट नहीं लगेगा, यहाँ पे आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात को समझ में आनी चाहिए कि कौन से स्टेप्स पे कौन सा गेट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इन्हीं सब गेट्स का यूज करके हमारा एलएसटीएम जो होता है लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी बनाता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, क्योंकि फॉरगेट गेट ये सिखाता है कि हमें कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड करना है, इनपुट गेट ये बताता है हमें कौन सी वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, उसी में कुछ हिडन स्टेट्स होती हैं, कुछ करंट स्टेट्स होती हैं, उनका भी यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। लेट्स परफॉर्म द कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है ना, तो हमारा टाइम स्टेप दिया हुआ है, टाइम स्टेप 1, टाइम स्टेप 2, टाइम स्टेप 3, ये हमारा पहले से दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट वैल्यू फॉर ईच टाइम स्टेप्स यूजिंग द गिवन वेट्स। ठीक है, तो फॉर ईच टाइम स्टेप्स यानी हमारे पास 3 टाइम स्टेप्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ इनपुट एंड प्रीवियस हिडन स्टेट फॉर ईच गेट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, देखो ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखो। कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट एंड प्रीवियस हिडन स्टेट फॉर ईच गेट। ठीक है, हमारे प्रीवियस हिडन स्टेट्स को भी इसमें कंसीडर करना है। ठीक है ना, उसके बाद अप्लाई द सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन टू द वेटेड सम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था, चाहे चाहे इनपुट गेट हो, चाहे आपका फॉरगेट गेट हो, ठीक है, चाहे आउटपुट गेट हो, ये सभी के सभी जो है सिग्माइड इसमें इंक्लूड रहता है, सिग्माइड फंक्शन इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आप फॉरगेट गेट की तरफ। हम लोग फॉरगेट गेट में कैसे सिग्माइड फंक्शन का यूज होता है उसको देखते हैं। फॉरगेट गेट को हम लोग एफ टी से यूज करेंगे एट द गिवन टाइम स्टेप। ओके, फॉर द टाइम स्टेप 1 फॉरगेट गेट एफ टी इज इक्वल टू सिग्माइड किसका किसका, वेट ऑफ फॉरगेट गेट इंटू 2 प्लस वेट ऑफ फॉरगेट गेट इंटू 0 प्लस बायस ऑफ फॉरगेट गेट। ठीक है, इस तरीके से हम इसका सिग्माइड जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सिग्माइड क्या निकल के आएगा, 0.689। दोस्तों सिग्माइड का फार्मूला हमने क्या बताया था, सिग्माइड का फार्मूला होता है 1/1 प्लस ई की पावर -x। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तो ये देखिए 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आई जो कि 0.689 है। इस तरीके से हम लोग इनपुट गेट का वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें भी सिग्माइड फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे, तो ये हमारा आया लास्ट में 0.622। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट गेट का भी हम लोग वेटेड सम निकालेंगे टाइम स्टेप 1 के लिए, तो यहाँ पे हमारा इसका सिग्माइड जो आउटपुट आया 0.622 आया। ठीक है ना, अब हम लोग टाइम स्टेप 2 के लिए देखते हैं, यही सब वैल्यू निकालते हैं। फॉरगेट गेट के लिए टाइम स्टेप्स 2, फॉरगेट गेट के लिए जो हमारी वैल्यू है उसको निकालेंगे। टाइम स्टेप 2 के लिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो है 0.710, और इनपुट गेट के लिए टाइम स्टेप 2 पे जो वैल्यू आएगी वो है 0.668, एंड आउटपुट गेट के लिए जो टाइम स्टेप 2 पे वैल्यू आएगी वो है 0.668। ठीक है, इस तरीके से टाइम स्टेप 3 पे भी निकाला गया है यूजिंग सिग्माइड फंक्शन। आपको ये देखना है दोस्तों कि हर एक गेट में हम लोग सिग्माइड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हर एक गेट जो है सिग्माइड फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन ही होता है। सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 से 1, और यहाँ पे सबकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में ही आ रही है। ठीक है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज गेट्स आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में कैलकुलेट हो रहे हैं। अब अगला क्या है हमारा, सेल स्टेट कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए ये फॉरगेट गेट हो गया, इनपुट गेट हो गया, आउटपुट गेट हो गया, इसके बाद हमारा सेल स्टेट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, फॉर ईच टाइम स्टेप्स कैलकुलेट द कैंडिडेट सेल स्टेट वैल्यू। ठीक है, फॉर ईच टाइम स्टेप्स कैलकुलेट द कैंडिडेट सेल स्टेट वैल्यू, उसके बाद अपडेट द सेल स्टेट्स वैल्यू यूजिंग फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड कैंडिडेट सेल स्टेट्स। ठीक है, अब कैंडिडेट सेल स्टेट इक्वल टू, इसमें देखिए 10h हाइपरबोलिक 10 एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हुआ है, और हमने देखा 0.60 इसका वैल्यू आया। इस तरीके से सेल स्टेट्स का क्या वैल्यू आया हमारा, 0.376 का हमारा वैल्यू है। अब टाइम स्टेप्स 2 के लिए भी हम लोग कैंडिडेट सेल स्टेट एंड सेल स्टेट निकालेंगे, तो इसका भी हमारा वैल्यू 0.716 एंड 806 आ गया। ठीक है,
इस तरीके से टाइम स्टेप्स 3 के लिए कैंडिडेट सेल स्टेट्स एंड सेल स्टेट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी 0.812 एंड 0.830 हमारा आया। अब हम लोग आउटपुट प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम स्टेप्स, ठीक है, हम लास्ट टाइम स्टेप्स के लिए आउटपुट प्रेडिक्शन करेंगे। तो कैलकुलेट द आउटपुट प्रेडिक्शन यूजिंग द आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब टारगेट गेट और इनपुट गेट नहीं रहेगा, हमारा आउटपुट गेट और सेल स्टेट का वैल्यू ही रहेगा, उसी के थ्रू हम लोग अपना आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे। और वो कहाँ होगा दोस्तों, टाइम स्टेप 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो आउटपुट प्रेडिक्शन y प्रेड इक्वल टू आउटपुट गेट एट टाइम t इंटू हाइपरबोलिक टाइम 10 सेल स्टेट एट टाइम स्टेप t। तो इसका जब हमने वैल्यू निकाला तो 0.601 आया। ओके, देयरफॉर द आउटपुट प्रेडिक्शन फॉर द गिवन इनपुट सीक्वेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0.601। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य यही था हमारा कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन काम कैसे करता है, एलएसटीएम काम कैसे करता है, उसके अंतर्गत इनपुट गेट, टारगेट गेट, आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट्स क्या होते हैं। इन सभी गेट्स का यूज करके हम लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, फॉरगेट गेट किस तरीके से वैल्यू को डिस्कार्ड करता है, और इन सभी गेट्स का यूज करके हमारा लॉन्ग टर्म की डिपेंडेंसी कैसे बनाई जाती है, सो दैट वी प्रेडिक्ट, सो दैट आवर एलएसटीएम कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, या नेक्स्ट डेटा को प्रेडिक्ट कर सके हमारा एलएसटीएम। इसलिए हमने इसको समझाया। नहीं तो किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होती है, एलएसटीएम काम क्या करता है तो सबको पता रहता है, लेकिन एलएसटीएम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, एलएसटीएम का ब्रेन जो गेटिंग मैकेनिज्म होती है ना, टारगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट एंड सेल स्टेट्स। कोई पूछेगा भाई एलएसटीएम काम कैसे करता है, तो आप क्या बताओगे, एलएसटीएम का जो ब्रेन होता है वो गेटिंग मैकेनिज्म होता है। एलएसटीएम करता क्या है, एलएसटीएम हमारा लॉन्ग डिपेंडेंसी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो आरएनएन भी तो सेम काम के लिए यूज होता है, तो आरएनएन सेम काम के लिए यूज होता है, लेकिन यह लॉन्ग डिपेंडेंसी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को मेंटेन नहीं रख पाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग आरएनएन की जगह पे एलएसटीएम का यूज करते हैं। एलएसटीएम मॉडल को ट्रेन करना आसान है एज कंपेयर टू आरएनएन, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके बेसिक डिफरेंस हैं जिसके लिए हम लोगों ने एलएसटीएम का यूज करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो जो कि काफी पसंद आया होगा, और इसको आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन कीजिए कि एलएसटीएम एंड आरएनएन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों कोडिंग लिखना तो आसान होता है, कोडिंग तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, जेमिनी से सर्च करेंगे, हर जगह से लिखवा लेंगे, लेकिन एक्चुअली एलएसटीएम के पीछे हो क्या रहा है, जब आप इसको जानेंगे तभी आप इसका इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको इसको जानेंगे तो आपके अंदर मतलब एक फीलिंग रहेगी कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए एल्गोरिथम के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ फिर से हम लोगों की भेंट होगी। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।